द बैक क्लैन में एक लड़का है जो मरने वाला है। सब जानते हैं, उसके पिता जानते हैं, कुल के बुजुर्ग जानते हैं, हर सुबह दवा लाने वाले और हर रात खून से सने कपड़े उठाने वाले सेवक जानते हैं। बचपन से उसकी जांच करने वाले वैद्य हर एक पिछले से अधिक महंगा और प्रसिद्ध, हर एक आत्मविश्वास से आता और वही सावधान क्षमा याचक भाव लेकर जाता, वे सब जानते हैं। बैक यीगांग द बैक क्लैन कुलपति का ज्येष्ठ पुत्र तयिन ची ब्लॉकेज से पीड़ित है। एक ऐसी दुर्लभ और निरपेक्ष स्थिति जो उसकी मार्शल क्षमता को सीमित नहीं करती, उसे पूरी तरह मिटा देती है। उसका शरीर आंतरिक ऊर्जा एकत्र नहीं कर सकता, न संचित कर सकता है, न प्रवाहित, न किसी तकनीक, गति या रक्षा में ढाल सकता है। जिस संसार में आंतरिक ऊर्जा हर चीज की नींव है, शक्ति, प्रतिष्ठा, अस्तित्व की, वहां यीगांग का शरीर उसे वैसे ही अस्वीकार करता है जैसे डूबते आदमी के फेफड़े पानी को। वह एक महान मार्शल कुल का उत्तराधिकारी है और वह ऐसा घूंसा नहीं मार सकता जो किसी बच्चे को परेशान करे। यह द टर्मिनली इल यंग मास्टर ऑफ द बैक क्लैन है और मानहवा की सबसे प्रभावशाली अंडरडॉग कहानियों में से एक, क्योंकि यहां अंडरडॉग दिखावा नहीं कर रहा, वह वास्तव में चिकित्सकीय रूप से अंतिम सीमा तक हारा हुआ है और जो आगे होता है वह संभव नहीं होना चाहिए। बोम, वापस स्वागत है मानहवा रिकैप वॉल्ट में। मानहवा की मार्शल शैली प्रोडिजी से भरी है। पात्र जो किंवदंती वंश के साथ जन्मते हैं, दुर्लभ संरचनाओं के साथ ऐसे लाभ जो उनकी शक्ति यात्रा को अनिवार्य बना देते हैं। और फिर है यीगांग, एक लड़का जिसका शरीर सक्रिय रूप से उसे मारने का प्रयास कर रहा है, जिसका कुल उसे उत्तराधिकारी की औपचारिकता में लिपटे बोझ की तरह देखता है और जिसका एकमात्र मार्शल गुरु एक मृत व्यक्ति है। चलिए इस कहानी से होकर गुजरते हैं। यह हर क्षण अर्जित करती है। द बैक क्लैन कोई मामूली परिवार नहीं है। वे मुरिम के प्रमुख मार्शल कुलों में से एक हैं। पीढ़ियों पुरानी वंशावली, तलवार कला पर बनी प्रतिष्ठा जो भयभीत भी करती है और सम्मान भी पाती है, और एक कुलपति जिसकी शक्ति उसे क्षेत्र की सबसे विकट हस्तियों में रखती है। बैक नाम का वजन है, द्वार खोलता है, सम्मान आदेश देता है, और बैक यीगांग ज्येष्ठ पुत्र जिसे इस विरासत का साकार रूप होना चाहिए, बिना बाहें कांपे तलवार नहीं उठा सकता। तयिन की ब्लॉकेज केवल कमजोरी नहीं है, यह अपने ही शरीर द्वारा व्यवस्थित विश्वासघात है। मेरिडियन आंतरिक मार्ग जिनसे क्यूई बहती है, शक्ति की संरचना यीगांग में सीलबंद है। क्षतिग्रस्त नहीं, अविकसित नहीं, सीलबंद, मानो उसके जन्म से पहले ही शरीर ने तय कर लिया हो कि वह उस संसार में भाग नहीं लेगा जिसमें जन्मा। शारीरिक परिणाम विनाशकारी हैं। आंतरिक ऊर्जा के बिना यीगांग ऐसी नाजुकता रखता है जो आम लोगों में भी नहीं होती। ऐसा गिरना जो प्रशिक्षित योद्धा को कुछ नहीं करता, उसकी हड्डियां तोड़ सकता है। साथ ही शिष्यों के लिए जो वार्म अप है वह उसे हाँफता छोड़ देता है। क्यूआई संचार से असमर्थित उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती जाती है। वैद्य अनुमान नहीं लगा रहे जब वे कहते हैं वह जल्दी मरेगा। वे लक्षण पढ़ रहे हैं और गणित कर रहे हैं, पर सामाजिक परिणाम और बुरे हैं। द बैक क्लैन में शक्ति मात्र प्रशंसा की वस्तु नहीं, यह वही पैमाना है जिससे मूल्य आंका जाता है। प्रतिभावान उत्तराधिकारी कुल को सम्मान दिलाता है, राजनीतिक संधियां करता है, मुरिम में स्थिति सुनिश्चित करता है। जो साधना नहीं कर सकता वह केवल निराशा नहीं, कमजोरी है। एक स्मारक कि बैक वंश ने कुछ नाजुक उत्पन्न किया है। यीगांग के साथ खुलेआम दुर्व्यवहार नहीं होता। पिता कुलपति उसे ज्येष्ठ पुत्र की पदवी देते हैं। सेवक आदरपूर्ण है, बुजुर्ग शिष्ट, पर शिष्टता गर्मजोशी नहीं और कर्तव्य का सम्मान योग्यता से अर्जित सम्मान नहीं। यीगांग अपने ही घर में ऐसे चलता है जैसे कोई अतिथि जो जरूरत से अधिक रुक गया हो। वह हर बातचीत के पीछे की गणना देख सकता है कि वह कितना और जिएगा। अन्य उत्तराधिकारियों की चुपचाप तैयारी, उन लोगों की दूरी जो किसी मरते हुए में भावनात्मक रूप से निवेश नहीं करना चाहते। वह सबसे गहरे अर्थ में अकेला है, परिवार से घिरा, पूर्णतः एकाकी, और फिर भी, और यही बात यीगांग को देखने योग्य नायक बनाती है, वह हार नहीं मानता। क्रोधित है निश्चित ही, निराश बिल्कुल। ऐसे क्षण आते हैं जब अन्याय का बोझ उसे डुबोने को होता है,
जब वह छोटे शिष्यों को ऐसी तकनीकें करते देखता है जिन्हें वह कभी नहीं सीख पाएगा, और ईर्ष्या से परे जाकर शोक के समीप कुछ अनुभव करता है, पर रुकता नहीं, पढ़ता है, मार्शल सिद्धांत का अध्ययन करता है, भले अभ्यास न कर सके। तकनीकों का ऐसी बौद्धिक कठोरता से विश्लेषण करता है जो हर ध्यान देने वाले को चौंकाती है। वह तलवारबाजी को, उसका दर्शन, उसकी यांत्रिकी, उसके रणनीतिक सिद्धांत अपने से दुगुनी आयु के शिष्यों से बेहतर समझता है। वह युद्ध का विद्वान है जिसे कभी लड़ने नहीं दिया गया। द बैक क्लैन का पूर्वज कक्ष श्रद्धा और अनुष्ठान का स्थान है। पूर्व गुरुओं के चित्र दीवारों पर लाइन है। प्रसिद्ध युद्धों के अवशेष कांच के पीछे प्रदर्शित। यह परिवार के इतिहास का स्मारक है जहां वर्तमान सदस्य मृतकों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। यी गेंग के लिए यह कटु विडंबना का स्थान है। उसके परिवार के महानतम तलवारबाज चित्रों से उसे देखते हैं, और वह उत्तराधिकारी है जो ब्लेड नहीं उठा सकता। पर उनमें से एक पूर्वज मात्र चित्र नहीं है। द इमॉर्टल डिवाइन सोर्ड, द बैक क्लैन के इतिहास में इतनी दूर की हस्ती कि उसका नाम अभिलेख से किंवदंती में चला गया। एक तलवारबाज जिसकी उपलब्धियां इतनी असाधारण थीं कि बाद की पीढ़ियां तथ्य और किंवदंती को अलग नहीं कर सकीं और अंततः प्रयास छोड़ दिया। वह एक आत्मा है, चेतना का अवशेष, जिसे मनहुआ धीरे धीरे प्रकट करता है। उसकी विशाल अवशिष्ट चूई और पीढ़ियों की पूजा से पूर्वज कक्ष से बंधा, और वह यी गैंग को देख रहा है। लड़के और भूत की भेंट प्रारंभिक अध्यायों के सबसे प्रभावी दृश्यों में से एक है। द इमॉर्टल डिवाइन सोर्ड धूमधाम से अपना परिचय नहीं देता, न रहस्यमय प्रकाश, न गरजती घोषणा, न नाटकीय अनावरण। वह बस बोलता है, खाली कक्ष में एक आवाज, उस लड़के को संबोधित जो मृतकों के बीच इसलिए बैठने आया क्योंकि जीवित लोगों के पास उसके लिए कोई काम नहीं। पूर्वज जो यी गैंग में देखता है वह दया नहीं, पहचान है। वह देखता है एक लड़का जिसका शरीर आंतरिक ऊर्जा के विरुद्ध सील है, और जो उस मृत्युदंड के बोझ में टूटने के बजाय उसी कला का अध्ययन करता रहा जिसे शरीर अस्वीकार करता है। अनुशासन, बुद्धि, उस फैसले को अस्वीकार करना जिसे बाकी सब मान चुके। द इमॉर्टल डिवाइन सोर्ड यीगांग को प्रस्ताव देता है। उपचार नहीं, इतना सरल कुछ नहीं, एक विधि, एक राह जो यीगांग की स्थिति को नकारने के बजाय स्वीकार करती है। जो तकनीकें वह सिखाने लगता है वे पारंपरिक बैक क्लान तलवार कलाएं नहीं हैं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वे आंतरिक ऊर्जा मांगती हैं जो यी गैंग के पास नहीं। पूर्वज वर्तमान रूढ़ियों से पुराने ज्ञान पर खींचता है, विधियां जो ऐसे कोणों से शक्ति तक पहुंचती है जिन्हें आधुनिक मुरिम भूल चुका या अव्यावहारिक कहकर त्याग चुका। यही मनहुआ असाधारण बनता है, क्योंकि प्रशिक्षण कोई चीट कोट नहीं। यी गैंग अचानक अपने तय्यिन ची ब्लॉकेज को बायपास करके सामान्य योद्धा की तरह साधना नहीं करने लगता। स्थिति बनी रहती है, शरीर अब भी ढह रहा है। पूर्वज जो राह देता है वह सरल नहीं, कठिनतर है। यी गैंग से अधिक मांग करती है क्योंकि उसके पास कम है। हर तकनीक को अनुकूलित करना है, हर सिद्धांत को पुनर्कल्पित, हर गति को ऐसे शरीर के अनुसार समायोजित जो अपने ही स्वामी के विरुद्ध काम कर रहा है। भूत उसे लाड नहीं करता। द इमॉर्टल डिवाइन सोर्ड उस युग का गुरु है जब प्रशिक्षण क्रूर था और जीवित बचना एकमात्र दीक्षांत समारोह। वह यीगांग को ऐसी सीमाओं तक धकेलता है जो स्वस्थ योद्धा के लिए भी खतरनाक हो और एक मरते लड़के के लिए सचमुच जानलेवा। ऐसे क्षण आते हैं जब प्रशिक्षण उसे लगभग मार देता है, जब यी गैंग का शरीर सहयोग करना बंद कर देता है, जब तय्यिन ची ब्लॉकेज ऐसी हिंसा से लौटता है कि वह पूर्वज कक्ष की फर्श पर खून थूकता रहता है और एक मृत व्यक्ति उसे ऐसे भाव से देखता है जो न पूर्णतः सहानुभूति है न उदासीनता। एक गुरु का भाव जो जानता है कि पाठ आवश्यक है और कीमत वास्तविक। परिवर्तन पहले सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म कि कोई नहीं देखता, और यही कई अर्थों में मुद्दा है। यी गैंग अलग ढंग से चलने लगता है। नाटकीय नहीं, वह अचानक कलाबाजी नहीं कर रहा, पर उसकी गति में ऐसी सटीकता है जो पहले नहीं थी। गति की वह मितव्ययता जो जैव यांत्रिकी और मार्शल सिद्धांत की ऐसी समझ बताती है जो सिद्धांत से परे जाकर अभ्यास में शरीर में बस चुकी है।
द इमॉर्टल डिवाइन सोर्ड की शिक्षाएं सच्चे अर्थ में अपरंपरागत हैं। वे समकालीन मुरिम की रूढ़ियों का पालन नहीं करती क्योंकि वे उनसे पुरानी हैं। जो तकनीकें यीगंग सीख रहा है वे ऐसे सिद्धांतों पर चलती हैं जिनसे वर्तमान पीढ़ी अनभिज्ञ है। बल को संचालित करने, गति को मोड़ने, प्रतिद्वंद्वी के रुख की कमजोरियों का उपयोग करने की विधियां, जो आधुनिक तकनीकों की आंतरिक ऊर्जा बुनियाद नहीं मांगती। इसका अर्थ नहीं कि यीगेंग रातों रात शक्तिशाली हो जाता है। मनहवा अपनी गति में बारीक है, उसकी प्रगति धीमी और पीड़ादायक है। छोटी जीतें जो किसी और के लिए तुच्छ हों, उसके लिए स्मारकीय। पहली बार जब वह कोई तकनीक सफलतापूर्वक करता है जिसे पूर्वज हफ्तों से रटवा रहा था, वह नाटकीय क्षण नहीं, शांत क्षण है। यीगंग 3 बजे पूर्वज कक्ष में खड़ा 400 बार असफल होकर 401वीं कोशिश में शरीर सही चलता है। तलवार अपना मार्ग पाती है, प्रहार वहीं लगता है जहां लगना था। भूत कुछ नहीं कहता, उसे जरूरत नहीं, उसके चेहरे का भाव पर्याप्त है। यीगंग की प्रगति को सम्मोहक बनाती है यह बात, कभी अनर्जित नहीं लगती। हर उन्नति की कीमत है, शरीर हर सत्र की कीमत पीड़ा और क्षय से चुकाता है। तय्यिन की ब्लॉकेज पीछे नहीं हटता, वह लड़ता है और हर नई तकनीक यीगंग अपने ही मांस में बैठे शत्रु से छीनता है। वह सचमुच 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, मुरीम की बाहरी चुनौतियां और अपनी ही देह के विरुद्ध आंतरिक युद्ध। जिस क्षण व्यापक बैक क्लान ध्यान देना शुरू करता है, उसका संयम पूरी कथा को ऊंचा करता है। कोई टूर्नामेंट अध्याय नहीं जहां यीगेंग नाटकीय ढंग से छिपी शक्ति प्रकट करे। बजाय इसके एक छोटी घटना, एक कनिष्ठ शिष्य से टकराव जो हमेशा यीगेंग के साथ छिपी अवमानना से पेश आता था। शिष्य सीमा लांघता है, यीगेंग एकल गति से उत्तर देता है, विनाशकारी प्रहार नहीं बल्कि एक नियंत्रित सटीक मोड़ जो शिष्य को जमीन पर रख देता है इससे पहले कि वह समझे क्या हुआ। जो खामोशी आती है बहरा कर देती है, क्योंकि हर देखने वाला जानता है उसने क्या देखा। एक लड़का जो आंतरिक ऊर्जा नहीं संचित कर सकता, उसने अभी एक तकनीक की जो उसके लिए असंभव होनी चाहिए, और यह न भाग्य था न संयोग, यह स्वच्छ था। उस एक क्षण की लहरें यीगंग की कुल में स्थिति को बदल देती हैं। एक तकनीक से राजनीतिक गणित नहीं बदलता, अकेले नहीं, पर वह एक चर लाती है जिसकी किसी ने गणना नहीं की थी। यदि यीगंग यह कर सकता है तो और क्या कर सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, सिखाया किसने? द बैक क्लैन शून्य में नहीं रहता। मुरिम प्रतिस्पर्धी परिवारों, संप्रदायों और स्वतंत्र योद्धाओं का जटिल पारिस्थितिक तंत्र है। सब स्थिति, प्रभाव, संसाधनों के लिए जूझ रहे। संध्याओं बदलती हैं, द्वेष पीढ़ियों तक चलते हैं। शक्ति संतुलन शांति से नहीं बल्कि इस पारस्परिक निश्चय से बना है कि खुला संघर्ष सबके लिए विनाशकारी होगा। इस नाजुक संतुलन में एक लड़का प्रवेश करता है जिसे मर जाना चाहिए था। जैसे जैसे यीगंग की क्षमताएं छिपानी कठिन होती हैं, उस पर ध्यान द बैक क्लैन की दीवारों से परे फैलता है। प्रतिद्वंद्वी परिवार रुचि लेने लगते हैं, कुछ अवसर देखते हैं। एक उत्तराधिकारी जिसका अप्रत्याशित विकास छिपे संसाधनों या तकनीकों का संकेत है। अन्य खतरा देखते हैं। यदि द बैक क्लैन ने ऐसा योद्धा उत्पन्न किया है जो आंतरिक ऊर्जा के बिना लड़ सकता है, तो वर्तमान शक्ति संरचना के निहितार्थ गहन हैं। ऐसी तकनीकें जो पारंपरिक क्यूई ढांचे को बायपास करती हैं, दशकों के प्रशिक्षण को अप्रचलित बना सकती हैं। कुलपति यीगंग का पिता इस ध्यान को उस सावधानी से संभालता है जो दशकों की मुरिम राजनीति से अर्जित है। वह पुत्र के प्रति रक्षात्मक है, हालांकि मनहवा इसे केवल पैतृक नहीं दिखाता, यह रणनीतिक है। यीगंग का अस्तित्व सदा एक भार था। उसका अप्रत्याशित विकास उस भार को कुछ अधिक जटिल में बदल देता है। संपत्ति जो लक्ष्य भी है, गर्व का स्रोत जो खतरे का भी। उनका संबंध कथा के सबसे सूक्ष्म रिश्तों में से एक है। कुलपति पुत्र से प्रेम करता है, यह स्पष्ट है, पर उसने यीगंग का पूरा जीवन उसकी मृत्यु की तैयारी में बिताया है, उत्तराधिकार की आकस्मिक योजनाएं बनाते हुए। यीगंग की अचानक प्रासंगिकता उसे योजनाएं पुनर्व्यवस्थित करने को बाध्य करती है, और यह सहज नहीं।
पुरानी धारणाएं देर से मरती हैं। भावनात्मक दूरी की आदतें जो आने वाले शोक के विरुद्ध रक्षा के रूप में विकसित हुई थीं, रातों रात नहीं घुलती। यी गंग अपनी ओर से पिता को पिता की कल्पना से अधिक समझता है। वह लड़का जिसने वर्ष हाशिए से देखते बिताए, अपनी एकमात्र उपलब्ध औजार बुद्धि से कुल की राजनीति पढ़ते पिता को उसी सटीकता से पढ़ता है। वह प्रेम देखता है, गणना भी देखता है और दोनों स्वीकारता है, क्योंकि मुरीम में गणना रहित प्रेम भावुकता है और भावुकता लोगों को मरवाती है। बाहरी खतरे बढ़ते जाते हैं। यी गंग की अपरंपरागत क्षमताएं केवल जिज्ञासा नहीं, शत्रुता भी आकर्षित करती हैं। मुरिम में ऐसे लोग हैं जो उसकी विधियों को विधर्मी मानते हैं, मार्शल सभ्यता के आधार सिद्धांतों का उल्लंघन, और ऐसे जो उसे केवल इसलिए मरा देखना चाहते हैं क्योंकि वह अनिश्चितता का प्रतीक है, और संघर्ष के कगार पर खड़े संसार में अनिश्चितता किसी भी योद्धा से अधिक खतरनाक है। द इमॉर्टल डिवाइन सोर्ड इन घटनाओं को सदियों से मृत व्यक्ति की निर्लिप्त दृष्टि से देखता है। उसने मुरिम की राजनीति को स्थिरता और अराजकता के चक्रों में कई बार बदलते देखा है, महान कुलों का उत्थान पतन देखा है, होनहार योद्धाओं को श्रेष्ठ प्रतिद्वंद्वियों से नहीं बल्कि संस्थागत शक्ति की पीसती मशीन से नष्ट होते देखा है। और वह यी गैंग की स्थिति में एक पैटर्न देखता है जो पिछली बार अच्छा अंत नहीं हुआ था। उसका मार्गदर्शन और तत्काल हो जाता है। वह यी गैंग को जो तकनीकें सिखाता है वे आधारभूत से उन्नत, रक्षात्मक से आक्रामक हो जाती हैं। अब वह लड़के को जीवित रहना नहीं, योद्धा को विजय पाना सिखा रहा है। यहां केंद्रीय तनाव है जो इस मानवा को असाधारण बनाता है। बैक यी गंग बलवान होता जा रहा है और बैक यी गंग अब भी मर रहा है। तय्यिन ची ब्लॉकेज का उपचार नहीं हुआ। द इमॉर्टल डिवाइन सोर्ड की सिखाई तकनीकें स्थिति के इर्द गिर्द काम करती हैं, उसके पार नहीं। वे यी गैंग को लड़ने, रक्षा करने, मुरिम में ऐसे स्तर पर काम करने देती हैं जो उसकी पीड़ा वाले के लिए असंभव था, पर ठीक नहीं करती। शरीर क्षीण होता जाता है, घड़ी टिकती जाती है। हर युद्ध, हर तकनीक, हर श्रम क्षण उस प्रक्रिया को तेज करता है जो पहले से ही तेज हो रही थी। यह असाधारण रूप से प्रभावी कथा इंजन रचता है। यी गैंग किसी बाहरी समय सीमा से नहीं दौड़ रहा। खलनायक की योजना, टूर्नामेंट, राजनीतिक संकट, वह स्वयं से दौड़ रहा है। हर दिन वह बलवान होता है, अंत के एक दिन समीप भी। शक्ति और मृत्यु एक ही समय रेखा से बंधे समानांतर बढ़ते और कथा पाठक को कभी भूलने नहीं देती। युद्ध इस तनाव को दर्शाते हैं। यी गंग पारंपरिक योद्धा की तरह नहीं लड़ता, लड़ नहीं सकता। लंबा युद्ध उसे ऐसे थकाता है जैसे स्वस्थ योद्धाओं को कभी नहीं। उसकी शैली शल्य चिकित्सक जैसी है। हर गति टकराव को जल्द से जल्द समाप्त करने को रची है, अधीरता से नहीं, क्योंकि हर अतिरिक्त क्षण वह समय छीनता है जो उसके पास नहीं। वह जुड़ने से पहले प्रतिद्वंद्वी का अध्ययन करता है, विजय का तेजतम मार्ग पहचानता है और चिकित्सकीय सटीकता से निष्पादित करता है। विरोधाभासी रूप से यह सुंदर है। ग्वाजंग के चित्र यी गैंग की शैली में कुछ उल्लेखनीय पकड़ते हैं। हताशा और अनुशासन का विवाह, असफल होते शरीर और निर्दोष मन का। उसका तलवार कार्य ऐसी कलिग्राफी जैसा है जिसे एक मरता गुरु कर रहा हो। हर स्ट्रोक सिद्ध, हर गति इस ज्ञान से भारी कि अगली शायद न हो। मानवा अपने भावनात्मक क्षण कभी दांव सस्ता करके नहीं अर्जित करता। जब यी गंग युद्ध के बाद गिरता है, प्रतिद्वंद्वी के प्रहारों से नहीं, अपने ही शरीर के विद्रोह से। यह नाटक के लिए नहीं, सत्य के लिए है। यही कीमत है, हर विजय, हर तकनीक, हर शक्ति क्षण की कीमत जो उसकी स्थिति को असंभव बनानी चाहिए थी। शक्ति वास्तविक है, कीमत वास्तविक है, और एक दूसरे को नहीं रद्द करते। द इमॉर्टल डिवाइन सोर्ड की भूमिका भी विकसित होती है। जो गुरु शिष्य संबंध था, साझेदारी समान कुछ बन गया है। प्राचीन तलवारबाज ज्ञान और परिप्रेक्ष्य देता मरता लड़का, ऐसा निश्चय जो सदियों की मार्शल उत्कृष्टता देखे आत्मा को भी प्रभावित करता है। उनके बीच यह अनकहा स्वीकार है कि जो वे रच रहे हैं वह यी गंग का जीवन शायद न बचाए, पर जितना भी जीवन बचा है वह उसे खड़े होकर बिताएगा, लड़ते हुए, अस्वीकार करते हुए।
द टर्मिनली इल यंग मास्टर ऑफ द बैक क्लान, बैक्सिसेगा सिहानबुगोंगजा, कोरियाई में नावर वेबटून पर उपलब्ध है। मूल उपन्यास नावर सीरीज पर 562 अध्यायों में पूर्ण। दानबक और ग्वाजंग का मानहवा रूपांतरण 19 अध्याय पार कर चुका है और जारी है। यदि आपने इतना मार्शल मैनहवा पढ़ा है कि उन नायकों से थक चुके हैं जो शुरू से ही गुप्त रूप से सबसे शक्तिशाली होते हैं, यदि आपको ऐसी कहानी चाहिए जहां नायक की शक्ति उस पीड़ा से अर्जित हो जो रूपक नहीं शारीरिक है, जहां हर उन्नति प्रतिद्वंद्वियों जितनी ही अपने शरीर के विरुद्ध विजय है, यह वही है। बेक यीगंग प्रोडिजी नहीं, पुनर्जन्मा गुरु नहीं, स्वर्ण कोर या दिव्य विरासत छिपाए नहीं। वह एक मरता लड़का है जिसने तय किया कि चुपचाप मरना स्वीकार्य नहीं, और उसे एक मृत व्यक्ति मिला जो सहमत था। उसके शरीर की अनुमति और उसकी इच्छा की मांग के बीच का अंतर ही पूरी कथा का इंजन है, और 89 अध्यायों बाद वह इंजन एक बार भी नहीं रुका। यदि इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया दिया, टिप्पणी छोड़िए। मनहवा रीकैप वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रीकैप में मिलते हैं।